चलो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नागमती वियोग खंड आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एलपीयू यूनिवर्सिटी जो है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसकी पीडीएफ हमने ली है ये, ताकि इसमें क्या है ना, पूरे के पूरे जो नागमती वियोग खंड के जो पद है वो हमको स्पष्ट दिख जाएंगे, और जहाँ हमको अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी ना वो अर्थ भी हमको दिख जाएंगे। वैसे तो जो ओरिजिनल बुक होती है ना, प्रोफेशनल जो ओरिजिनल बुक जो सिलेबस पे लगी हुई है उसे पढ़ना चाहिए, परंतु उसको ही देखकर, उससे संबंधित चीजें तथ्य मैंने ग्रहण करके, और यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि उसमें आपको चीजें क्लियर नहीं दिखाई देगी ना, पर वहाँ अर्थ भी नहीं है, तो इसलिए तो वहाँ की कोई भी चीज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है उन सब तथ्यों को लेकर आज हम नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे। और कौन कौन से प्रश्न इसके पहले बन चुके हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सब चीजों को मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे। जैसे नागमती वियोग खंड जो है वो 30वां खंड है, ये आपको याद होगा। जैसे 20वां खंड जो है ना, पद्मावती समय है, किसका है ये 20वां? पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो का जो है 20वां खंड है पद्मावती समय। वैसे ही पद्मावत जो काव्य है, पद्मावत जो 1540 में लिखा गया काव्य था, महाकाव्य है ये एक्चुअली में, जायसी के द्वारा, उसी के 30वां खंड है नागमती वियोग खंड, उसी को हम पढ़ेंगे। नागमती वियोग खंड तक क्या होता है, यहाँ तक की कथा कि जो रत्नसेन जो राजा है ना, वो पद्मावती की तलाश में चला जाता है, वो उसको उसके कहने पर, ठीक है ना, पद्मावती को ढूंढने चला जाता है वो तोते के कहने पर, ठीक है ना, याद रखना। तो उसके बाद जब नागमती कैसे अपना वियोग सहती है, किस प्रकार वियोग में वो रहती है, उसका वर्णन हम पढ़ेंगे नागमती वियोग खंड में। क्या क्या अंतर आएगा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सबसे पहले तो पहली पंक्तियां, प्रथम पंक्ति कौन सी है नागमती वियोग खंड की? नागमती पत चितवर हेरा, पिए जो गए फिर किने न फेरा। बस इंपॉर्टेंट इतनी काफी है बस, कि नागमती चितउर पथ हेरा, अर्थात नागमती चित्तौड़ की तरफ देखकर ढूंढ रही है, बार बार निहार रही है, रास्ता देख रही है, किसका? पीवू जो गए फिर किन्ह न फेरा, वापिस नहीं आए, लौटे ही नहीं, पिया जो गए हैं वापिस आए ही नहीं। ठीक है ना, तो ये पहली पंक्ति हो गई, काम खत्म हो गया अपना, पहली पंक्ति देखनी है। दूसरा ये है कि नागमती वियोग खंड में क्या है, बोला 12 मासा का वर्णन है। बोला 12 मासा क्या होता है? 12 महीने तक लगातार किस प्रकार से विरह में प्रेमिका जलती है, उसका वर्णन यहाँ पर भावुकता के साथ नागवती ने किया है, अर्थात जायसी ने लिखा है। बस वही सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, उसी को हम पढ़ेंगे 12 भाषा को। तो पहला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जो हमेशा पूछा गया है, कि निम्नलिखित में से कौन से महीने से, कौन से महीने से नागमती वियोग खंड में विरह स्टार्ट होता है, कौन से महीने से? अर्थात आषाढ़ के महीने से। अर्थात नागमती वियोग खंड में पहला महीना कौन सा है जिसका वर्णन किया गया है? ठीक है ना, क्योंकि भारतीय हिंदू महीनों के अनुसार तो पहला महीना चैत्र आता है, अंतिम महीना आता है फागुन। भारतीय हिंदू महीनों के अनुसार तो जो हिंदू पंचांग है उसके लिए पहला महीना जनवरी नहीं होता, चैत्र होता है। लेकिन जो 12 मासा है ना, ये आषाढ़ से शुरू होता है। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, है ना, यहाँ से, इसलिए ये पंक्तियां पूछा जाता है। तो दो प्रश्न ये हो गए। नागमती का वियोग खंड हो गया। 30वां चैप्टर है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। और रतनसेन जब चले जाते हैं पद्मावती को ढूंढने, उसके बाद का विरह है ये। एक प्रश्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, और यूजीसी नेट में भी इसी बार पूछा गया था, और आरपीएससी में भी इसी बार पूछा गया था, कि महीना भी पूछने लग गए अब ये। बोला ये बताओ, ये जो पंक्तियां दी गई है ना, किस महीने की पंक्तियां हैं ये? तो अब आपको ये पंक्तियों को हल्को हल्को याद भी रखना पड़ेगा, कि यार ये जो इस टाइम पे इतनी बारिश हो रही है ना, ये कौन से महीने में होती है? इस टाइम पे जो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, कौन से महीने में है? इस टाइम पर ये जो बाहर आई हुई है, पतझड़ है वगैरह वगैरह, ये किस महीने की बात चल रही है यहाँ पे? तो ये सारे तथ्य भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर में और यूजीसी नेट में दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। अब जब इतने बढ़िया एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर तो सामान्य एग्जाम में तो पूछा जा ही सकता है। उसके बाद अब बात करूं मैं, ये प्रश्न ये याद रखना है। अगला प्रश्न है नक्षत्रों का वर्णन। देखो, हर महीने में विभिन्न प्रकार के नक्षत्र चलते हैं, तो नक्षत्र का प्रश्न नहीं पूछा गया है, पर हो सकता है पूछ ले। लेकिन अब याद रखना, इसी साल यूजीसी नेट में और शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में भी भ्रमर गीत सार से भी है ना, राग पूछे गए थे, राग। हालांकि प्रश्न की प्रकृति थोड़ी आसान थी वो, पर अब राग भी याद करने पड़ेंगे। राग मतलब जैसे कि राग कैफी, ठीक है ना, और वो जिस टाइप से जो भी है ना, उस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। राग क्या बोलते हैं उसका, कौन कौन से राग होते हैं वो,
जो भी है राग धनश्री और जो भी है आप समझते हो, है ना। तो वो राग भी पूछे गए थे वो भ्रमर गीत के। तो अब हमको भी इस प्रकार से यार नक्षत्र और महीने दोनों याद रखेंगे। 19 पद है टोटल, मोटा मोटा पढ़ेंगे रिवीजन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ, इसलिए आप ज़्यादा आशा मत रखिएगा। बस गारंटी लेता हूँ कोई प्रश्न आपको गलत नहीं होगा और कोई भी चीज़ आपसे बाहर नहीं जाएगी, आप समझ जाओगे आराम से। जैसे पहली वाले छंद अपना कहता है कि नागमती चितूर पथ हेरा, पीहू जो गए फिर किन्हे न फेरा, नागर नार काहू बस परा, ते ही बिमोही मोसो चितहरा। देखो किसी भी रचना की पहला छंद और अंतिम छंद जो है ना सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको तो सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, बीच वालों को फिर भी छोड़ देना चाहिए, है ना, बिल्कुल। इसलिए याद रखना कि नागमती चितूर पथहेरा, पिया जो गए फिर किन्ह न फेरा, नागरी नार काहू बस परा, ते ही बिमोही मोसो चितुहरा, सुवा काल हुई ले गया पीऊ, पीऊ नहीं लेत लेत बरु जीऊ। बोला जो सुहा था ना और तोता वो काल बनकर आ गया और मेरे पिया को ले गया है। बोला पिया को नहीं ले गया, वो तो मेरे प्राण ही ले गया एक प्रकार से, है ना। नागरी नार, नागर नार भले बूझेगी अपने वचन सुभाऊ, भ्रमर गीत में आती ना। नागरी नार मतलब शहर की लड़कियां, शहर की औरतें, चालाक औरतें। यहाँ पे इस संदर्भ में भी आता है, नागरी मतलब होता है चतुर, चतुर मतलब चालाक। कि नागरी नार काहू बस परा, ते ही विमोह मोसु चितहरा, है ना। कि भय नारायण बावन करा, राज करत बलि राज छरा। वाह। कि जैसे वामन का अवतार लेकर नारायण जी ने भी, भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया था ना, छोटे से हो गए थे वो तो 3 कदम में पृथ्वी नाप ली थी, बलि को छल लिया था। करण बाल लीनेव के छंदु, भारत भय झिलमिल आनंदु, और मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले उपसवा जलंधर जोगी, और ले कान्ही भा अक्रूर अलोपी। अक्रूर को कौन ले गया? कृष्ण। अक्रूर मतलब सुफलक सुत, सुफलक सुत भी कहते हैं अक्रूर को। तो याद रखना बिल्कुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सुफलक सुत। कठिन बिछोह जिए किमि गोपी, और सारस जोरी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि सारस जोरी किमि हरी, मारे गए खिन खग, और झुरझुर पांजरी धन भई, और विरह की लागी अग्गी। अर्थात सारस की जोड़ी बिछड़ा दी कि किसी ने, कैसा है, बिल्कुल विरह की अग्नि में जलना पड़ रहा है। अर्थात ये पहला पद है तो पहली पंक्ति याद रखनी है अपन को। अब इसका अर्थ देखते हैं मोटा मोटा अपन। इसका अर्थ अर्थ क्या है, कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था पहले पद में मैं बता दिया है आपको। कि कवि कहता है कि चित्तौड़ जो है ना, जिधर चित्तौड़ है उधर का नागमती क्या करती, रास्ता देख रही है, प्रतीक्षा कर रही है वो, कि ताकि मेरा पति आ जाए, और आने का नाम ही नहीं लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नागरी नारी है, कि चतुर नारी के वशीभूत हो गए हैं वो, तभी तो, क्योंकि उन्होंने उनका मन हर लिया है वो, और मुझे उन्होंने भुला दिया है, तभी तो नहीं आ रहे वो, हृदय ने मुझे भुला दिया है और वो स्वयं बस गई है। और ये जो तोता था ना, ये तोता, ये मेरे लिए काल बनकर आया था, काल। ऐसा लग रहा है कि वो काल मेरे प्रियतम को नहीं ले गया है, बल्कि उसके स्थान पर मेरी जान ही ले गया है वो तोता तो मेरे प्रति उसी प्रकार का छली सिद्ध हुआ। बोला वो तोता नहीं था, छलिया था, छलिया। जैसे भगवान श्री विष्णु ने क्या किया था, वामन अवतार करके छली, बलि राजा को छल लिया था ना। बोला कहा था ना, बोला यार ऐसा 3 पग में धरती नापती। उसने इंद्र की भांति छल करते हुए कर्ण से उसके अमोघ बाणों को ले लिया था ना, क्योंकि अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र थे, और उनको डर था कि यार मेरे पुत्र को ना हरा दे कर्ण, तो कर्ण से उनके वो मांग लिए थे। तो बोला जैसे बलि के साथ वामन ने छल किया, जैसे इंद्र ने किया कर्ण के साथ छल, जैसे महाभारत के युद्ध में कर्ण को संत्रस्त देखकर इंद्र प्रसन्न हुआ, वो भी उसी प्रकार प्रसन्न हो गया होगा। कौन? वो तोता। राजा गोपीचंद्र राजसी वैभव के उपभोग से निमग्न रहते थे, किंतु जिस प्रकार जालंधर योगी अपने साथ लीवा ले गए, उसी प्रकार राजसी भोगों में लिप्त मेरे प्राणेश्वर को वो तोता आ गया था। तोते का नाम क्या है? हीरामन तोता, इंपॉर्टेंट है ये। वो तोता मेरे प्रियतम को अपने साथ ले जाकर, तोता इसमें गुरु का प्रतीक है, याद रखना, क्योंकि सूफी साहित्य में कोई ना कोई किसी न किसी का प्रतीक होता है। प्रियतम को अपने साथ ले जाकर उसी प्रकार विलुप्त हो गया, जैसे श्री कृष्ण को अक्रूर ले जाते हैं मथुरा में, और उन विरहिणी यानी कि गोपियों को जीवित रहना उसी प्रकार दुष्कर हो गया है, जैसे कि कृष्ण के वियोग में गोपियों का जीवन दूभर हो जाता है। अब क्या कहती है नागमती? नागमती अंतर विलाप करते हुए कहने लगती कि अरे तोते, तूने हमारी सारस जैसी जो जोड़ी थी, क्योंकि सारस में एक मर जाए तो शायद दूसरा जी नहीं पाता, सारस जैसी जोड़ी तूने भंग कर दी क्या? इससे अच्छा तो तू ये करता कि खड़क से मेरी हत्या कर देता क्या, तलवार से।
तो मेरी काया में ऐसी विरह अग्नि जो सूरज सी रहती है ना, उसमें जल जल कर मैं सर सूझ रहा है, मतलब जितनी भी बेचैन हो रही हूँ वो मैं नहीं हो पाती, है ना। यानी कि भाई मुझे, मैं जब विरह से मर रही हूँ, इससे अच्छा तो मुझे तू तलवार से मार देता, ठीक है ना। तो ये पहला छंद हमने पढ़ा, बाकी याद रखिएगा बिल्कुल भी। दूसरा वाला पद हमारा क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीयू वियोग अस बावुर जीवु, पपिया तस बोले प्यू प्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला किसकी पंक्तियां हैं ये, नागमती वियोग खंड की। प्रश्न ये भी बन सकता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पद नागमती वियोग खंड का नहीं है और पद्मावती समय का दे दे। पीयू वियोग अर्थात पिया के वियोग में अस हम हो गए हैं। अस देखो इंग्लिश आती है ना, आई मी माई, अस अस मतलब हमारे। पिया वियोग अस बाहुर जीव, हम बावले हो गए, पागल हो गए, जीव हो गए। पपिया तस बोले पीयू पीयू, जैसे पपिया बोलता है ना पीयू पीयू, वैसे मैं भी पिया पिया बोल रही हूँ। अधिक काम दगदे सो रामा, और हे भगवान जो काम वासना मेरे अंदर उठ रही है कर, उसको तो पूछो ही मत कर, राम का नाम लेके कहे हे राम की बता नहीं सकती का। हरि जीव ले सो गये पीऊ नामा। और आगे कहती है कि बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीजी तन चोली। ये देखो, ये रक्त पसीज, ये सारी चीजें जो है ना, ये सूफी साहित्य में मिलती है कहीं ना कहीं। सखी ही हेरी हाथ मैन मारी, ह हरि प्राण तजे अब नारी। खिन एक आव पेट में श्वासा, खिन ही जाय सब होई निराशा। और पोनु डोलावई सींचई चोला, पहरक समुझ नारी मुख बोला। और प्राण पयान होत कहीं राखा, को मिलाओ चारित्र के भाका। आहू जो मारी विरह की आगी, उठते ही हाँक। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरे तन थाक। अर्थात क्या अर्थ निकलता है, देखो मोटा मोटा अर्थ देखो कि कवि कहता है कि प्राणेश्वर के वियोग में पद्मावती बावली हो गई है कर, और पपिये की तरह हुई बार बार पीऊ पीऊ की ध्वनि निकाल रही है। उस रमणी को क्या, रमणी को हे राम, मतलब वो एक प्रकार राम के मान लिया, रामा जो था, रामा मतलब रमणी, कि उस रमणी को कांप अत्यधिक प्रपीड़ित करने लगाया है, और हीरामन उसके प्रियतम के रूप में उसके प्राणों को अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसके प्राण ही उसके प्रिय में बसते हैं। उसे ऐसा विरह रूपी प्राण लगा हुआ है कि वो हिल डुल भी नहीं सकती है। और रक्त के पसीजने के कारण उसकी चोली जो है ना सदैव गीली रहती है। उसको देख के सचिया सोचने लगती है, उसकी सखियां भी है ना, कि ये कामदेव द्वारा परास्त की जा चुकी है। इस पर कामदेव ने विजय प्राप्त कर लिया है और कांप कांप कर ये अपने प्राण छोड़ देगी। उसे एक क्षण के लिए श्वास आता था और उसके उदर में स्पंदन होता था, किंतु क्षण भर में ही वो श्वास निकल जाता था और उसकी समस्त सखियां निराश हो उठती थी। उसको बेहोश देखकर सखियां उस पर पंखे से हवा करती है, अर्थात वो पल में बेहोश होना, फिर बार बार होश आना। उसकी चोली पर जल छिड़कने लगी है। तब कहीं जाकर एक प्रहर के बाद नागमती थोड़ी बहुत होश में आती है और समझते हुए कि मैं परेशान सखियों से गिरी हुई है, तब कुछ शब्द कहते हैं मुंह से। कहती है कि प्राणेश्वर के वियोग में मेरे उड़ते हुए प्राण पखेरुओं को किसने और क्यों उड़ने से रोक दिया। अब मुझ चातकी का स्वप्रियतम रूपी मेघ से कौन सम्मिलन कर आएगा। कौन, मुझ चातकी का, चातकी एक पक्षी है ना, मतलब चातक, जो क्या करता है मेघ की बूंदों से प्यास बुझाता है। बोला कौन सम्मेलन करवाएगा मेरा। कवि कहता है कि विरहिणी जो नागमती है ना, जब आह भरी तो उसकी आह के साथ आग निकलने लगी, और विरह के, क्योंकि वो विरह में है ना अग्नि भरी हुई है, और विरहाग्नि के कारण नागमती के शरीर में जीव रूपी जो हंस था ना, उसकी जीवात्मा, उसके पंख जल उठे, वो उड़ नहीं पा रही है। उसकी आत्मा रूपी हंस पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ होकर उसके शरीर में ही रह गया है। इतना खास नहीं है, शुरुआती पंक्तियां मैं आपको बता चुका हूं, बस वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पद देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तीसरा भी, जो पंक्तियां इंपॉर्टेंट होगी बता दूंगा मैं आपको। कि पाठ महोदय ही नहारु, समझी जीव चित चेतु संभारू। और भंवर कवल संग होई न परावा, समरी नेह मालती पह आवा। ठीक है ना, कि यहाँ जो चित चेत आ रहा है ना, चित चेत का चैत्र महीना नहीं है, चित चेत मतलब होशावास है यहाँ पर। कि पीयू सेवाती सो जैस पीरीति, पीरीति मतलब प्रीत। टेकू पियास बांधु जीव थी, धरती जैसे गंगन के नेहा, धरती जैसे गगन के नेहा। पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा, बहुत बढ़िया। जैसे धरती और गगन एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, बदले में धरती के लिए बरखा करता है आसमान। पुनि बसंत ऋतु आओ नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। कि जनि अस जीव करसि तू नारी, तही तरुवर पुनि उठई संभारी।
और दिन 10 जल सूखा का नंसा, पुनि सोई सरोवर सोई हंसा। भाई 10 दिन तक अगर सूख भी जाए तो भी वही सरोवर में पानी भर जाता है और वो हंस वापस चले आते हैं। क्या कि यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बिछड़ने वाले एक दिन मिलते जरूर है ना। धरती के साथ आसमान है, ठीक है ना, ऋतुओं के साथ बसंत है, सुखो, और सरोवर के साथ हंस है, ठीक है ना। तो वैसे वो कहती है नागमती कि मिलाई सो बिछरे साजना, गई गई भेंट गहंत, ठीक है ना, कि मिलते ही हैं। और तपनी मृग सिरा जे सही अधरा ते पलुहंत, अर्थात एक प्रकार से मृगशिरा वो होता है ना, मृगशिरा अर्थात एक प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र होता है एक, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, मृगशिरा नक्षत्र। और एक यहाँ पे कौन से वस्त्र का, कौन से नक्षत्र का वर्णन कर रखा है, तो मृगशिरा नक्षत्र और एक आद्रा नाम का। बोला कैसे कर रखा है यहाँ पे, देखो देखो आप, इंपॉर्टेंट उतरा नहीं है पर याद रखना कि नागमती के समाश्वासन देखते हुए सखिया कहने लगती कि हे रानी, आप इस प्रकार हिम्मत मत हारो, अपितु हृदय में सोच विचार कर अपने चैतन्य की रक्षा कीजिए, अर्थात अपने होश आवास मत खोइए। हे महारानी, इंपॉर्टेंट पद नहीं है ये, बस थोड़ा सा स्पष्ट देख लीजिए आप थोड़ा बहुत, कि हे महारानी, आप ये विश्वास रखिए कि भ्रमर कमल के समीप जाकर ही अंततः मालती के प्रेम का स्मरण करके समीप लौट आता है, उसी प्रकार आपके प्राणेश्वर भी पद्मावती रूपी कमल के पास जाकर आपके पास जरूर आएंगे। सुप्राणेश्वर रूपी स्वाति मालती यानी कि एक प्रकार से कमल के पास जाकर भी वो है ना कली के पास जरूर आता है भ्रमर, तो आप कली हो, एक प्रकार से मालती हो आप। आगे देखो क्या अर्थ निकलता है कि उसको देखते ही आपकी काम पिपाशा को वशवर्तनी रखिए और प्रियतम के लौटने की आशा का सहारा लेकर हृदय में धैर्य रखो आप। जैसे पृथ्वी आकाश के प्रेम के भाव में निमग्न रहती है तो आकाश बदले में क्या करता है, वर्षा ऋतु देता है और स्नेह की वर्षा करता है। इसी प्रकार जीवन में पुनः वही वसंत ऋतु जरूर आएगी आपके में, समस्त सुख भोग वापिस आएंगे, पति रूपी जो आपका भंवरा है ना वो वापिस जरूर मकरंद पान करने के लिए आएगा। हे महारानी, आप अपना हृदय इस प्रकार क्यों दुखी और खट्टा कर रही है, आप ये सोचकर धैर्य क्यों नहीं धरा करती है कि ग्रीष्म ऋतु में तो सारे पत्ते क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार क्या होता है ना, वसंत ऋतु जरूर आती है, क्योंकि प्रेम है वसंत ऋतु को, और नई नई कोपलें फूट जाती है। यदि 10 दिन तक भी सूख जाता है ना कोई सरोवर, तो भी उसके बाद वर्षा ऋतु में या फिर किसी प्रकार से जो है वो पानी भरता है सरोवर में, और हंस जो है वापस तुरंत आ जाते हैं वहां पे। हे महारानी, आप इस तथ्य को विस्मृत मत कीजिए कि वियोग के पश्चात तो मिलन का मजा अलग होता है, कि मिलन की आशा बहुत बढ़ जाती है। बिछड़े हुए पति बड़े ही उल्लास पूर्वक मिलते हैं और आलिंगन करते हैं, वही आर्द्रा नक्षत्र की घोर वर्षा में पल्लवित पुष्पित हुआ करते हैं उन्हें, पर यही पति प्रेम की घोर वर्षा हुआ करती है। अर्थात जो वियोग में जितना ज्यादा रहता है उन्हीं को मिलने का उतना मजा आता है। ये तीसरा पद हमने पढ़ा नागमती वियोग खंड का। चौथा पद है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, देखो आप, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंदु दल बाजा, बस ये इंपॉर्टेंट है पहली पंक्ति। अर्थात नागमती वियोग खंड का पहला महीना कौन सा है जिसमें 12 मासा स्टार्ट होता है, आषाढ़ का महीना। देखो आषाढ़ कितना इंपॉर्टेंट शब्द है ना, आषाढ़ का एक दिन नाम से भी मतलब एक जो नाटक लिखा है मोहन राकेश ने, ठीक है ना, 1958 में, इसमें कालिदास और मल्लिका जो कि काल्पनिक पात्र है मल्लिका। बोला यार कालिदास तो काल्पनिक नहीं है, मल्लिका कैसे हो सकती है। बोला जो आदमी इतने शानदार मेघदूत जैसे, है ना, और क्या बोलते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम और भी बहुत सारे श्रेष्ठ महाकाव्य लिख सकता है कालिदास जैसा आदमी, उसकी कोई प्रेमिका हो नहीं रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि राजपाट में बैठकर कभी उसने उतना सर्वश्रेष्ठ काव्य नहीं लिख सका जो वो गांव में बैठकर लिखा गया था उसके द्वारा। इसलिए वो कालिदास मल्लिका को अज्यूम करता है, कल्पना करते हैं, और बहुत ही शानदार नाटक रेडी करते हैं मोहन राकेश जी। आषाढ़ का एक दिन, तो चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंदु दल बाजा, और धूप श्याम धोरे घग धाए, से तू धुजा बगु पांति दिखाए। तो ये पंक्तियां कभी पूछ रहे ना, चढ़ा डोट 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 गगन घन गाजा, समझ लेना ये आषाढ़ के महीने की बात कर रहा है। देखो क्या पंक्तियां हैं कि खरग बीज चमकू चह ओरा, बूंद बान बरसे घन घोरा, आद्रा लागी बीज भूई लेई, और मोही पिए बनो को आदर देही, ओने घटा आए चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घरी, और दादुर मोर कोकिला पीऊ। तो यानी कि दादुर कब बोल रहे हैं, आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने में दादुर मतलब वो क्या बोलते, मेंढक है ना,
करहि भेंज घुट रहे न जीव। और पुख नक्षत्र यानी कि एक नक्षत्र का वर्णन हुआ है यहाँ पे, पुष्य नक्षत्र का है ना। पुख नक्षत्र यानी कि पुष्प नक्षत्र भी बोल सकते हैं, या पुष्य नक्षत्र का वर्णन हो रहा है। हो बिनु नांद मंदिर की छावा, और जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो तिन गर्भ। मतलब जिसके घर में कंता, कंता मतलब प्रिय, प्रिय मतलब प्रेमी रहे, वो बहुत सुखी है। और कंता प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व, अर्थात और जिसका बाहर है वो तो भाई सब कुछ भूल जाता है। ठीक है ना। अब इसका अर्थ देखो मोटा मोटा, जो इंपॉर्टेंट था दादुर वाला आषाढ़ का महीना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। कि आषाढ़ का महीना आया तो आकाश में बादलों की गर्जन होने लगी। नागमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि विरह ने भी क्या कर लिया, युद्ध की तैयारी कर ली है, और उसकी सेना ने भी पहुंचकर नगाड़ा बजा दिया है। वो था ना पंक्तियां, दुंदुबी बाजी कि साजा विरह दुंदु दल बाजा ना। अर्थात ऐसा लग रहा है कि विरह की तैयारी कर ली है अब विरह ने भी, कि भाई साहब अब विरह जो है बहुत तगड़े तरीके से सहना पड़ेगा इसको, है ना। क्या है कि कूच को नगाड़ा बजा दिया है। धूमेले काले और भूरे रंग के आकाश में दौड़ने लगे हैं भूरे रंग के बादल, और बगुलों की पंक्तियां ध्वजाओं जैसी प्रतीत हो रही है। तो यहाँ भी बिंब बन रहा है, यहाँ पर किसका बिंब बन रहा है, युद्ध की पताका जैसे लगती है ना युद्ध के क्षेत्र में, उसका बिंब बन रहा है यहाँ पर। खड़ग रूपी बिजली चारों ओर चमकने लगी, और वर्षा की बूंद रूपी बाणों की घनघार वर्षा होने लगी। आद्रा नक्षत्र में लगते ही बिजली चमककर भूमि को छूने लगी। अर्थात आद्रा नक्षत्र का वर्णन और आज से आषाढ़ महीने का वर्णन एक साथ है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, हो सकता है पूछ पूछ ले। नागमती सोचने लगी कि ऐसे विरह उत्तेजक वातावरण में प्रियतम की अनुपस्थिति में मुझे कौन आदर देगा, कौन मेरी पूछेगा, भाई मुझे कौन पता करेगा, ऐसा इनको पूछेगा। चारों ओर उमड़ी हुई घटाएं पृथ्वी पर झुकी सी प्रतीत होती है, जिन्हें देखकर क्या होता है ना, मेरी काम वासना और ज्यादा बढ़ जाती है। हे प्राणनाथ, आप शीघ्र ही आकर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझको कामदेव की सेना ने घेर लिया है। मेंढक, मयूर और कोयल के शब्द तो मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो वो तो मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे हृदय को भेद रहे हैं वो, कि जो इनकी बोलियां है ना वो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अब तो पुष्प नक्षत्र भी सिर पर आ गया है क्या, जो इस बात का द्योतक है कि अब तो और अधिक वर्षा होगी, ठंड लगेगी। मतलब एक प्रकार से वही कि मेरे तो पति भी यहाँ नहीं है कर, अतः मेरे भवन पर छप्पन कौन छवाएगा, है ना। अर्थात हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश होगी तो मेरा जो भवन है एक प्रकार से, अब देखो यहाँ पे जो सामान्य स्त्री है ना, उसकी तरफ विरह किया है। अब राजमहल में कौन सा पानी टप टप करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन मेरे भवन का मतलब क्या है, मेरे मन में जो पानी गिरेगा एक प्रकार से, मैं विरह का, उसको छप्पर वाला कौन है, सही करने वाला आप ही हो मेरे पति। इस प्रकार से यहाँ पे वो भाव देखो आप। स्वप्रियतम की स्मृति में निमग्न होते हुए नागमती रुदन करने लगती है कि हे प्राणेश्वर, जिन स्त्रियों के पति उनके घर में है ना, वो तो बहुत मौज कर रही है, गर्व में है, गौरव की भावना से है। पर मेरे जैसी का तो प्रदेश में होने के कारण सारा गर्व और गौरव जो है मिट्टी में मिल गया है क्या। अर्थात मेरे समस्त प्रकार के सुख जो है ना, वो धूल है, मैं भूल गई हूँ सबको। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद था ये। पांचवा पद देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सावन बरसी मह अति पानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है ये, क्योंकि ये यूजीसी नेट में आ चुका है ये, और आया हुआ पद क्या है ना, रिपीट होता है बार बार। वैसे आ तो सभी चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो महीना इसका पूछा था यूजीसी नेट में, कौन से महीने का वर्णन है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने भादो महीने का वर्णन पूछा था, कि सावन बरसी में अति पानी, अर्थात आषाढ़ के बाद अब सावन महीने की बात की जा रही है। सावन बरसे में अति पानी, भरनी भरनी होई विरह झुरानी, लागी पुनर्वसु पीव न देखा। कौन से महीने की बात हो रही है यहाँ पे, सावन, पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु पीव न देखा, भे बावरी कह कंत सरेखा, रकत का आंसू परे भूई टूटी, रेंगी चली जनु बीर भूटी। एक प्रकार से कीड़े का वर्णन यहाँ पे, बीर भभूटे एक कीड़ा होता है उसका। कि सखिन रचा पीयू संग हिंडोला, हरियर भई कुसुम भी तन चोला, ये हिंडोला जस डोले मोरा, बिरह झुलावे देई झकोरा, और बाट असूज अथा गंभीरा, जीव बावर भा भवे गंभीरा, और जग जल बूढ़ी जहां लगी ताकी, और मोर नाव खेवक बिनु थाकी, पर्वत समुद्र अगम बीच, बन बेहड़ गन ढंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोहा पूछा जाएगा। बोला पर्वत समुद्र इन सबके बीच में क्या होगा, एक प्रकार से बन बेहड़ घन ढंग, बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है क्या। और किम करी भेंटो कंत तो ही, न मोहि पाओ न पंख।
अर्थात इतना सारा बीच में हमारे बीच में डिस्टरबेंस है, इतनी सारी चीजें ऐसी है कि भाई हम मिल नहीं सकते हैं, तो मैं उड़ कर भी नहीं आ सकती, फिर ना तो मेरे पास क्या है ना उड़ने के लिए पंख भी नहीं रही, और तुम भी मुझे नहीं पा रहे हो, तो मेरे पास ही पंख नहीं है। ये मोटा मोटा अर्थ निकल रहा है। तो पर्वत समुद्र अगम बीच बन बेहड़ घन ढंक, अर्थात घन ढंक मतलब सावन के महीने का वर्णन है, प्लस पुनर्वसु नक्षत्र इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको लग रहा होगा बोला यार सावन के महीने को कैसे पहचानेंगे, आषाढ़ को कैसे पहचानेंगे, वो कोई हिंट वाली चीज दे देगा आपको, जैसे कि या तो वो आपको नक्षत्र बीच में दे देगा, या फिर सबसे लास्ट वाला दोहा बीच में दे देगा आपको। ये याद रखना, जैसे कि यूजीसी नेट में पूछा था तब ये पंक्तियां दी थी दोहे वाली, और इनसे पहचानना आसान होता है। और जब असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था तो नक्षत्र दिया था मघा नक्षत्र। अब ये देखो इसका अर्थ क्या है पांचवें वाले का, कि आज ये सावन के महीने में किस प्रकार से पानी गिरता है। ये देखो बारह मासा वर्णन के अंतर्गत विरहिणी नागमती की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए जायसी से कहती है कि सावन के महीने में जोरदार वर्षा होने लगी, एक तो मूसलाधार वृष्टि हो रही है, जबकि बेचारी नागमती विरह अग्नि में झुलसती जा रही है। नागमती सोचने लगी है कि पुनर्वसु नामक नक्षत्र लग गया है, किंतु मैं अभी तक स्वयं के पति के दर्शन करने में असफल रही हूँ। ये सोच सोच कर मैं बावली हो चुकी हूँ क्या? न जाने मेरे चतुर प्रियतम कह रहे हैं कि अथवा यह कि प्रियतम के समान और कौन सुखदायक हो सकता है। मेरे नेत्रों के रक्त के आंसू जो भूमि पर टूट टूट कर गिर रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं मानो बीर भूटियां रेंग रही हो। लाल कलर के कीड़े होते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके आंसू गिर रहे हैं ना लाल लाल, तो ऐसा लग रहा है कोई जानवर जो है लाल कलर के कीड़े वो तैर रहे हों। मेरी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ हिंडोले भी डाले हैं, यानी कि सावन के महीने में झूले झूलते हैं ना अपन, तो बोला मेरी सखियों ने तो। वसुंधरा पर धरती पर चारों ओर हरी तीमा छाई हुई है, जबकि उन्होंने भी कुसुम्भी रंग के चोले धारण किए हुए हैं। सखियों को अपने प्रियतम के साथ हिंडोला झूलते हुए मेरा हृदय भी क्या कर रहा है, विरह के हिंडोले झूमने लगा है। मुझे याद आती है दूसरों के बॉयफ्रेंड को देखकर। विरह मुझको झोंटे और झकोरे देता है। वो इस झूले पर झूला रहा है, झंकोर झंकझोर कर झूला रहा है। झूलने वाले को ठीक प्रकार से झोंटे न देकर इस प्रकार के झोंटे देना कि वो गिर जाए, झकोरना कहलाता है ना। मुझे अपने पति से सम्मिलन का मार्ग बढ़ाए असूझ अथाह अत्यधिक गंभीर लग रहा है। वो मेरा हृदय बावला होकर भंबीरी की भांति घूम रहा है, ठीक है ना। जहां तक भी पृथ्वी दिखाई पड़ती है सारी जल में डूबी हुई, भयंकर है ना ये पर्वत समुद्र अगम बीच। भाई जहां तक भी देखो भाई सब कुछ डूबा हुआ है ना। इसलिए वो कहती है ऐसे घनघोर वर्षा काल में चारों ओर पानी ही पानी है और मुझको नौका को पार लगाने वाला मल्लाह, यानी कि पति के अभाव में कौन कर सकता है, यानी कि पति जो मेरा मल्लाह है कैसे पार करेगा वो। तो स्वप्रियतम को संबोधित करते हुए नागपति कहती है कि तुम्हारे और मेरे मध्य बहुत सारा एक प्रकार से दूरी है, पर्वत समुद्र बीहड़ वनों की। मैं आपसे अगर कैसे मिलूं, क्योंकि मेरे पास तो न मेरे पैर है और न ही पंख है जिसकी सहायता से मैं आपके पास आकर उड़कर मिल सकूं, है ना। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी। ये छठा वाला पद हमने पढ़ा, पांचवा पद सॉरी, हम पढ़ेंगे छठवा वाला पद, ये अंतिम पद पढ़ेंगे, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। कि भर भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रेने अंधियारी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है ये, कि भादो आ गया है ना, इसलिए दूभर बहुत ज्यादा एकदम कठिन कठिन। मंदिल सून पिए अनते बसा, सेज नाग भे धे धे डसा। रहूं अकेली गह एक पाटी, नैन पसारे मरो ही फाटी, है ना। और चमकी बीज घन गरजी तरासा, और बिरह काल हुई जीव गरासा। और बरसी मघा झकोरी झकोरी, और मोइदुन नैना चुई जसी ओरी, है ना। कि यानी कि एक प्रकार से मघा नक्षत्र क्या है ना धीरे धीरे एक प्रकार से बह रहा है, टपक रहा है, और मेरे जो दोनों नैना है ना चू रहे मतलब प्रकार से धीरे धीरे टप टप पानी गिरता है ना वैसे गिर रहा है। क्या पूर्वा लाग पुहुमी जलपूरी, आक जवास भई हो झूरी। और धनी सूखी भर भादो महा, अबहु आय न सींचती नहा। जल थल भरे आपुरी सब, गंगन धरती मेरी एक। और धनी जोबन ओगाहा महते, बूढ़त पिए टेक। अर्थात क्या कहने चाहती है यहाँ पे कि भाद्र यानी कि भादो महीने की झरकी लड़ी और निरंतर वर्षा अतितु कष्ट कर सिद्ध हो रही है। अर्थात ये सब जो झड़ियां है ना पानी की मुझे दुख दे रही है, मुझे चिंता दे रही है वो कहीं ना कहीं, कि इतनी भयंकर अंधेरी रात्रि में कैसे काटूंगी। क्या मेरा घर तो सुनसान है क्योंकि मेरे पति तो है नहीं। पति के वियोग के कारण मेरी शैया जो है ना मुझे नागिन बनकर बार बार के क्या कर रही है, काटने के लिए दौड़ रही है मेरा जो बिस्तर है।
हे प्राणनाथ, वो एक शेर आता है ना कि मैंने करवट बदल कर देखी है, याद तुम उस पार भी आते हो। कितना बढ़िया शेर है ये भी यार, कि मैंने करवट बदल कर देखी है, याद तुम उस पार भी आते हो। कि हे प्राणनाथ, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं अपनी चारपाई अर्थात पलंग की पाटी पकड़े हुई रहती हूँ। आपके आने की प्रतीक्षा में मेरे नेत्र फटे के फटे रहते हैं, जबकि मेरा हृदय तो टूट गया है। बिजली कड़कती है, मुझे डर लगता है। और जो विरह है ना, जो एक प्रकार से जो ये डिस्टेंस है, ये तो मुझे भाई खाती जा रही है एक प्रकार से। मघा नक्षत्र चल रहा है, भयंकर बारिश हो रही है कि वर्षों के झोंके आते जाते रहते हैं। वर्षा यानी कि बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरे नेत्रों से भी कम बारिश नहीं हो रही। झड़ी ऐसी लगी है कि कहते हैं ना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, मानो ओलती टपक रही हो, टप टप करके, है ना, बिल्कुल जैसे छप्पर से गाने गिरता है ना, टप टप, वैसे। यानी कि वर्षा के उपरांत छप्परों से सिरों से जो बूंदे गिरती है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। मघा नक्षत्र के बाद क्या था, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लगता है, जिसमें अधिक वर्षा और होती है, पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो होती है। मेरा शरीर विरह अग्नि में उसी प्रकार सूखा जा रहा है, जैसे वर्षा काल में आक और जवासा सूख जाते हैं। हे नाथ, आपकी स्त्री भरे भादों के महीने में सूखती जा रही है, अब भी आप आकाश के सींचते क्यों नहीं हो? इसे अपनी उपस्थिति रूपी जल से सूखने से बचा लीजिए। हे प्राणेश्वर, भर भादों के महीने में इतनी घनघोर वर्षा हुई है कि चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी डूब जाएगी और पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो जाएंगे। आपकी प्रियतमा भी यमुना रूपी अगाध जल में डूबती जा रही है। आप इस युवती को, इस डूबती हुई को शीघ्र ही आकर सहारा क्यों नहीं देते हैं, क्या है ना। यहाँ पर ये भादो महीने का वर्णन किया है। किसने किया है? ये जायसी ने। और ये पढ़ा हमने भादो महीने। अगला महीना कुंवार हम पढ़ेंगे कल अगले क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जबकि जो भी आपको लगता है उनके साथ। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।